शिक्षुओं, ऑनलाइन कक्षा के क्रम में आज विज्ञान शिक्षण के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण के लिए मैं आपके समक्ष डॉक्टर अंबालिका मिश्रा, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से हूँ। आज के प्रकरण में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को तो आप जान रहे होंगे कि जिसमें हमारे परिवेश में रहने वाले जो जीवधारी हैं, या चाहे वो पादप हो या जंतु हो, जंतु एवं वनस्पति दोनों का उनके वातावरण से और उनके बीच उनमें परस्पर भी जो अंतःक्रिया होती है वो क्या है, उसी को संपूर्ण रूप से या समग्र रूप से हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होगा, जिसको हम आगे क्रम से देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुखतः दो घटक में हम विभाजित कर सकते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैसा कि अब आप इस फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे कि अजैविक घटक में आपका आ जाता है भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक पदार्थ, और जैविक घटक में आएगा, मतलब जैविक से मतलब है जीवित घटक। तो जीवित कौन सी चीज़ें हैं? वह हरे पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि घटक में हम जीवित अजीवित दोनों फैक्टर को लेंगे, और जीवित घटक के अंतर्गत हम वनस्पति और जंतु दोनों को ही कंसीडर करेंगे। तो जैविक घटक में क्या आ जाएगा? उत्पादक, जो कि हरे पौधे होते हैं, और उपभोक्ता, जिसमें जंतु आते हैं। हाँ, उपभोक्ताओं की भी कई श्रेणी है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का कार्निवोरस, जिसको या सर्वाहारी कहते हैं। उसके बाद आता है अपघटक जंतु, जिसमें क्या आएगा? मुख्यतः सूक्ष्म जीव। वो सूक्ष्म जीव के रूप में जीवाणु, छोटे वायरस, ये सारी चीज़ें, या और सूक्ष्म जीव फंजाई, ये सब आएंगे, जो कि मृत शरीर को क्या करते हैं, उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके सरल कार्बनिक पदार्थों, सरल में एसिमिलेट करने लायक सरल कार्बनिक पदार्थों में जो उनको विघटित करते हैं, तो वो क्या कहे जाएंगे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में? अपघटनकर्ता के रूप में। तो अब हम अगर विस्तार से अगर हम बात करते हैं, तो पहले अगर जैविक घटक की बात करते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में देखिए तीन श्रेणियां हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता या अपघटक। जैसा भी मैंने आपको बताया, उत्पादक में आपके मूलतः हरे पौधे आएंगे। ये बहुत साधारण सी बात है, आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही उत्पादक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही ऐसे हैं जो सौर ऊर्जा को ट्रैप कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का आदि स्रोत क्या है? सूर्य है, और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके भोजन बनाने की क्षमता केवल हरे पौधों में होती है, क्योंकि उन हरे पौधों में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिण पाया जाता है, और पर्णहरिण की उपस्थिति के कारण हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करके और उसको भोज्य निर्माण यानी भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? वे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसलिए हमारे पारितंत्र में हरे पौधे क्या कहलाए जाएंगे? उत्पादक या प्रोड्यूसर। दूसरा है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में देखिए जो जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जीवों की श्रेणी में, जैसे एग्जाम्पल अगर हम किसी पारितंत्र का उदाहरण देखेंगे तो हम पाएंगे कि हरे घास है जैसे, तो हरे घास को कौन लेता है? खरगोश खा रहा है या हिरन खा रही है, तो हिरन क्या हो गई? शाकाहारी जीव हो गई, वो मांसाहार नहीं लेगी। लेकिन हिरन को शेर खा रहा है, तो शेर क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। और इसके बाद जो सर्वाहारी जीव होता है उसमें मनुष्य आता है, जिसको हम ओमनीवोरस कहते हैं, और मांसाहारी को कार्निवोरस कहेंगे और शाकाहारी को हर्बीवोरस कहेंगे। ओमनीवोरस की श्रेणी में मानव आता है, जो शाक सब्जियों को भी खा सकता है और मांस को भी खाता है। तो इस प्रकार ये हो गए उपभोक्ता। और अपघटनकर्ता में जैसा अभी मैंने बताया आपको कि सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब फंजाई मतलब कवक, फफूंदी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मृत शरीरों को डिकम्पोज करने का काम करती हैं। इसके बाद हम आते हैं अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट को भौतिक कारक पहले बताया, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक।
भौतिक कारक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पारितंत्र को प्रभावित करती हैं, कि किसी विशेष स्थान का तापमान क्या है। पता है आपको कि तापमान का बहुत महत्व है जीवधारियों के अनुकूलन में, जीवों के सर्वाइव करने में, उनकी फिजियोलॉजी में, चाहे वो पौधे हों या जीव हों। ताप के हिसाब से देखिए, जैसा आप देखे भी होंगे कि ठंडे शीत प्रदेशों में उनमें अलग तरह का अनुकूलन पाया जाता है, रेगिस्तानों में पाए जाने वाले जीव अलग होते हैं। तो तापमान भी क्या करता है, हमारे पारितंत्र को प्रभावित करता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, वह भी प्रभावित करती है। इन सब कारकों पर अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये समस्त कारक हमारे पारितंत्र के घटकों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये अर्थात इनके और जैविक घटकों के बीच में क्या होती है, अंतः क्रिया होती है, जिसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। प्रकाश तीसरा कारक है। देखिए, जैसा आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, प्रकाश का तात्पर्य सौर ऊर्जा से है। सबसे मुख्य तो नेचुरल लाइट क्या है, हमारी सूर्य ऊर्जा ही है। उसका तो पता ही है आपका, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही बाधित हो जाएगा। तो पारितंत्र की कल्पना ही मेरे ख्याल से करना एक बिल्कुल निरर्थक होगी। पारितंत्र तो है ही नहीं बिना सौर ऊर्जा के। इसके बाद वायुमंडलीय दाब, प्रेशर का, जैसे पहाड़ों पर देखिए दाब अधिक हो जाता है, स्थलों पर कम रहता है, तो उसके हिसाब से वनस्पतियाँ एवं जंतुओं को में अपने में अनुकूलन होता है। दाब का भी अंतःक्रिया होती है। और स्थलाकृतियाँ, स्थल की आकृति कैसी, यानी कि झील है, कि झरना है, कि तालाब है, कि समुद्र है, पर्वत है, पहाड़, ऊंचे शिखर हैं, हिमालयाज़ की भी देखिए कई रेंज हैं, कितनी ऊंची है पहाड़ की, पठार है, समतल मैदान है। तो ये सारी क्या है, ये सब स्थलाकृतियों के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अकार्बनिक कारकों पर अगर हम ध्यान दें तो जल, वायुमंडलीय गैस, भाई ठीक है, अगर जल नहीं, जल ही जीवन है, तो जल का भी बहुत ज़्यादा पारितंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद वायुमंडलीय गैसें, हमारे देखिए श्वसन की क्रिया में जो हमारे वायुमंडल में गैस है, उसमें वायु भी इकाई गैसों का मिश्रण है। तो क्या वायु के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। और उनमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन को चलाने के लिए। और जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी है, अर्थात पारितंत्र के लिए भी इनका ये ही अपरिहार्य हैं। वायुमंडलीय गैसें हैं। मृदा यानी मिट्टी, सॉइल का क्या टेक्सचर है, उसकी सेलेनिटी यानी लवणता कैसी है, वह काली मृदा है, दोमट मिट्टी है, कैसी मिट्टी है। देखिए, मिट्टी पर ही फसल की निर्भरता होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो काली मिट्टी का मैदान जहाँ होगा तो वहाँ उस तरह का पारितंत्र होगा। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मिट्टियों के बहुत प्रकार हैं, आप पढ़ेंगे आगे, भूगोल में भी पढ़े होंगे आप या जानते होंगे। तो मिट्टी से भी पारितंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद खनिज यानी कि मिनरल्स हमारी मिट्टी में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, उनके पत्थर में भी होते हैं। बहुत सारी कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी नहीं, अपितु पेड़ पौधों के लिए भी, जिसकी आपूर्ति अगर मिट्टी में नहीं रहती है तो आपूर्ति बाहर से हमें करनी पड़ती है, या किसी विशेष मिनरल की कमी होती है तो पौधे सूखने लगते हैं। तमाम तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने में आते हैं खनिज का। और चट्टान यानी कि रॉक, तो ये सारे क्या हैं, अकार्बनिक कारक में आएंगे। अब कार्बनिक कारक में हम देख लेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो आप जान रहे हैं कि अभी पहले मैंने बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण में जब पौधे भोजन बनाते हैं तो भोजन में क्या है, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ही निर्माण होता है। और वह जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के रूप में निर्माण करते हैं पौधे। तो और इसमें से इनका पाचन होता है शरीर में, फिर इसी को जीवधारी ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये कार्बनिक घटक हो गए पारितंत्र के, जो निर्मित कहाँ हो रहे हैं, ग्लूकोज के रूप में जो शर्करा का निर्माण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हो रहा है। और ये प्रोटीन है, ये बॉडी बिल्डिंग जैसे के लिए अनिवार्य है, जान रहे हैं आप। तो तीनों का अलग अलग कार्य है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि पारितंत्र में एक अजैविक घटक के रूप में विद्यमान है। और इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी पारितंत्र की अंतःक्रिया के लिए। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पारितंत्र के घटक के बारे में। इसलिए आज के इस प्रकरण में इतना ही।